मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो मनुष्य के व्यवहार, विचार और भावनाओं को समझने का प्रयास करती है। इसे समझने के लिए कई प्राचीन और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मनोविज्ञान का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन आज के समय में इसमें आधुनिक तकनीकों और शोध के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इन तकनीकों ने न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को समझने में मदद की है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि मानव मस्तिष्क किस तरह से काम करता है और उसका व्यवहार किस चीज पर आधारित होता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स की। मस्तिष्क को समझने के लिए न्यूरोसाइंस का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूरोसाइंटिस्ट मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली को जानने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण तकनीक है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एफएमआरआई। एफएमआरआई एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में होने वाली ब्लड फ्लो की गतिविधियों को मापा जाता है। जब भी मस्तिष्क का कोई हिस्सा सक्रिय होता है तो वहां ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और यह एफएमआरआई के जरिए मापा जा सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से किसी विशेष कार्य या अनुभव के दौरान सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई डरावनी तस्वीर दिखाई जाए तो एफएमआरआई के जरिए अमिगडाला में बढ़ी हुई गतिविधि देखी जा सकती है, जो हमारे डर के अनुभव से जुड़ा होता है। एक और तकनीक है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने का एक तरीका है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेतों का आदान प्रदान होता रहता है और इन विद्युत संकेतों को मापने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक तेज और सटीक होती है और इसके माध्यम से मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को कुछ मिलीसेकंड के भीतर रिकॉर्ड किया जा सकता है। ईईजी का इस्तेमाल कई मानसिक स्थितियों को समझने के लिए किया जाता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एपिलेप्सी। अब बात करते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स की, जो यह समझने की कोशिश करती है कि हमारे व्यवहार में कितनी भूमिका जेनेटिक्स की होती है। बिहेवियरल जेनेटिक्स के तहत ट्विन स्टडीज और फैमिली स्टडीज किए जाते हैं। ट्विन स्टडीज में आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स का अध्ययन किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि किसी विशेष व्यवहार में कितना हिस्सा जेनेटिक होता है और कितना एनवायरमेंटल। इसके अलावा फैमिली स्टडीज में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बिहेवियरल पैटर्न्स की तुलना की जाती है। इस तरह के अध्ययन यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी मानसिक बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर कितनी हद तक जेनेटिक हो सकती हैं। इसी के साथ आता है एपिजेनेटिक्स का क्षेत्र। एपिजेनेटिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि हमारे जीन्स किस तरह से एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का बचपन बहुत तनावपूर्ण रहा हो तो उसका असर उसकी जेनेटिक एक्सप्रेशन पर पड़ सकता है, जिससे उसकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। एपिजेनेटिक रिसर्च ने यह दिखाया है कि हमारे जीवन के अनुभव हमारे जीन्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और यह बदलाव अगली पीढ़ी तक भी जा सकता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी की, जो मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करती है। यह थेरेपी मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज में काफी प्रभावी मानी जाती है। सीबीटी का आधार यह है कि हमारे नकारात्मक विचार ही हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, और अगर हम इन नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलने का प्रयास करें तो हम अपनी मानसिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह किसी काम में सफल नहीं हो सकता, तो यह विचार उसे उस काम को करने से पहले ही हतोत्साहित कर सकता है। सीबीटी में ऐसे नकारात्मक विचारों को चुनौती दी जाती है और व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वह अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकता है। इसके अलावा एक और आधुनिक तकनीक है वर्चुअल रियलिटी थेरेपी। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग अब मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में भी किया जाने लगा है। विशेष रूप से पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इस थेरेपी में व्यक्ति को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहां उसे उसकी ट्रॉमेटिक घटना से संबंधित अनुभवों का सामना कराया जाता है। इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में व्यक्ति धीरे धीरे अपने डर और चिंता को कम कर पाता है। वर्चुअल रियलिटी थेरेपी का उपयोग फोबियास और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के इलाज में भी किया जा रहा है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक और अत्यधिक रोचक शोध है न्यूरोप्लास्टिसिटी पर।
न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि मस्तिष्क अपने आप को पुनः संगठित कर सकता है। पहले यह माना जाता था कि मस्तिष्क एक स्थिर संरचना है जो समय के साथ बदलती नहीं है, लेकिन अब हम जानते हैं कि मस्तिष्क नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर अपने न्यूरल कनेक्शंस को बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो सही थेरेपी और इलाज के जरिए उसके मस्तिष्क की संरचना में भी बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन के इलाज में CBT या माइंडफुलनेस के इस्तेमाल से मस्तिष्क के उन हिस्सों में सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण तकनीक है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS। TMS एक नॉन इन्वेसिव तकनीक है जिसमें मस्तिष्क के कुछ हिस्सों पर मैग्नेटिक फील्ड्स के माध्यम से स्टिमुलेशन किया जाता है। यह तकनीक डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाती है, खासकर उन मामलों में जब दवाइयां काम नहीं करती। TMS के जरिए मस्तिष्क के स्पेसिफिक रीजन्स में गतिविधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के बीच संबंध को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी मस्तिष्क और व्यवहार के बीच के संबंधों को समझने का प्रयास करता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का काम होता है मस्तिष्क के उन हिस्सों की पहचान करना जो किसी विशेष मानसिक कार्य या विकार से जुड़े होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी के जरिए यह समझने में मदद मिलती है कि किसी मानसिक विकार के कारण व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में चोट लगी हो तो उसके निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है साइकोफार्माकोलॉजी का। साइकोफार्माकोलॉजी वह क्षेत्र है जो यह समझता है कि मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स और दवाओं के बीच कैसे अंतःक्रिया होती है। कई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स में असंतुलन के कारण होती हैं। साइकोफार्माकोलॉजी के माध्यम से ऐसी दवाएं बनाई जाती हैं जो मस्तिष्क के केमिकल इम्बैलेंसेस को ठीक कर सकें। उदाहरण के लिए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs का उपयोग डिप्रेशन के इलाज में किया जाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति की मूड में सुधार होता है। मनोविज्ञान के शोध में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी बड़ा योगदान है। AI का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में किया जा रहा है। AI की मदद से बड़े पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे रोगियों के लिए अधिक व्यक्तिगत और सटीक इलाज के विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, AI एल्गोरिदम डिप्रेशन और एंग्जायटी के शुरुआती संकेतों को पहचान सकते हैं और डॉक्टरों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि समय पर इलाज किया जा सके। इसके साथ ही मनोविज्ञान में बिग डेटा का उपयोग भी बढ़ रहा है। बिग डेटा के माध्यम से लाखों लोगों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को इकट्ठा और विश्लेषण किया जा सकता है। इससे मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को समझने में मदद मिलती है और इन बीमारियों के बेहतर इलाज के तरीके खोजे जा सकते हैं। अंत में मनोविज्ञान और विज्ञान के बीच का यह गहरा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर रहा है। आधुनिक तकनीकों और शोध के माध्यम से हम न केवल मानसिक बीमारियों के बेहतर इलाज के विकल्प तलाश रहे हैं, बल्कि यह भी समझ रहे हैं कि मानव मस्तिष्क और व्यवहार किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।